ओके, टॉपिक बेसिकली क्या है, हम आज न्यू टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। उसमें हम कवर क्या कर रहे हैं बेसिकली, द मेन टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? किसी को आइडिया हो, किसी ने पढ़ा हो ये टर्म इससे पहले? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कैपिटल यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बेहतरीन है नवीन, बिल्कुल सही है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? इसका फॉर्मूला पता है? एनीवन एल्स? एसेट माइनस लायबिलिटी, सुनील, दैट इज not actually working capital, that is capital only, या equity या net assets, current assets divided by current liabilities, yes, ratio. Naveen, you are correct. Working capital is basically current assets minus current liabilities. Basically अगर आप लोगों के पास एक बिजनेस प्लान है, कोई आपको कहता है कि आप अगर एक होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करें, लेट्स से कन्फेक्शनरी बिजनेस है, कन्फेक्शनरी बिजनेस है जो बच्चों के चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, लॉलीपॉप्स हैं, च्युइंगम्स हैं, एनीथिंग, एक कन्फेक्शनरी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं होलसेल का। तो अगर आप एक अच्छी सी दुकान बनवा लेते हैं, आप अच्छा सा गोडाउन बनवा लेते हैं, दुकान में एसी लगवा लेते हैं, स्टोरेज बनवा लेते हैं, और फर्नीचर रखवा देते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं और गोडाउन स्टेब्लिश करने में हमारा करीबन 1,40,00,000 रुपए का अमाउंट फंसेगा। आप कहीं से अपने 1,40,00,000 रुपए अरेंज कर लेते हो, उससे होगा क्या कि आप एक दुकान खरीद लेंगे, एक गोदाम खरीद लेंगे, दुकान में एसी लगवा दिया, स्टोरेज रखवा दिया और फर्नीचर रखवा दिया, ये सारा काम हो जाएगा। आर यू गुड टू गो? 1,40,00,000 रुपए में बिजनेस चल पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें रेडी कर लेंगे, गोडाउन भी आपके पास रेडी हो जाएगा, एक डिस्प्ले सेंटर यानी ऑफिसेस भी आपकी रेडी हो जाएंगी। अब जब आप कंपनी को कहते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूशन दें या माल दें, सामान दें, तो वो कंपनीज जो सप्लायर्स हैं वो कहेंगे आप पेमेंट दें। तो हम उनको पेमेंट तो करेंगे जब वो हमें हमारा ऑर्डर लेंगे। अब करंट एसेट्स में बेसिकली हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पैसे हमारे कहां पे फंस रहे हैं? हमारे पैसे फंसेंगे इन्वेंट्री में। बिल्फर्स, हमें बिजनेस को चलाने के लिए लाजिम है कि कम से कम आपके पास 75 लाख रुपए का सामान मौजूद हो, क्योंकि जितने ऑर्डर्स आपको कस्टमर के यहां से मिलते हैं, सुपर स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, कन्फेक्शनरी दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, आप हर जगह पे अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो दुकान अच्छी हो, गोदाम अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो, एसी शानदार है, लेकिन अगर माल नहीं है आपके पास, इन्वेंट्री नहीं है आपके पास, तो दुकान कहां से चलेगा? अब जब कस्टमर आपसे सामान मंगवाता रहता है, तो लेट्स से आपको 75 लाख रुपए की इन्वेंट्री चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब वो कस्टमर क्या करता है, माल तो आपसे अभी ले लेगा, लेकिन पेमेंट आपको करेगा 15 दिन के बाद। तो 15 दिन तक मेरे पैसे फंस जाएंगे एज अ ट्रेड रिसीवेबल,
अब कस्टमर तो बड़े शौक से मेरे पैसे फंसाता है, लेकिन सप्लायर को तो मैंने पेमेंट टाइम पे करनी है ना। उसके अलावा कारोबार चलाने के लिए यह भी जरूरी है कि आपके पास बैंक के करंट अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। मिसाल, उस बिजनेस को चलाने के लिए एवरेज आपको 7.5 मिलियन की इन्वेंट्री चाहिए एवरेज। आप अपने समझ से मुझे ये बताएं, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आप में से किसी का प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ये इन्वेंट्री जीरो कब होगी? मुझे अपना कारोबार चलाने के लिए, जारी रखने के लिए एवरेज 75 लाख रुपीस का सामान चाहिए एवरेज। मेरे गोडाउन में सामान जीरो कब होगा? सारा सामान बिक कब जाएगा? जीरो कब होगा? यस एनीवन? इन्वेंट्री जीरो कब होगी? अली, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको बिजनेस चलाने के लिए इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रखनी है। तो इन्वेंट्री नई आएगी, पुरानी बिकेगी, नई आएगी, पुरानी बिकेगी। बिजनेस चलाने के लिए ऑन एवरेज आपको, आपके पास 75 लाख रुपए का सामान हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके गोडाउन में इन्वेंट्री जीरो कब होगी? और सुनील, कैपिटल जीरो कब होगा? प्रैक्टिकली बताओ, क्या बिजनेस की इन्वेंट्री कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। देखें, बेसिकली मैंने आपको कहा एवरेज आपको 75 लाख रुपए की इन्वेंट्री चाहिए। यानी मैं ये कह दूं कि आपके पास तकरीबन किसी भी वक्त, भाई आप मैक्स बजट चले जाओगे, ग्रोसर्स चले जाओगे, किसी भी दुकान पे चले जाओगे, तो दुकान आपको कभी खाली मिलेगी? फ्रिज देखो तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, कोई ड्रिंक्स ना हो। फ्रीजर खोलो तो आइसक्रीम्स और फ्रोजन फूड ना हो। शेल्फ देखो तो उसमें किसी किस्म का कोई सामान ना पड़ा हो, ना चिप्स पड़ी हो, ना उसके पास कोई सेल पड़े हो, ना उसके पास आटा दाल चीनी हो। कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा होगा कि एक सामान बिकता जाएगा, दूसरा सामान आता जाएगा, एक सामान बिकता जाएगा, दूसरा सामान आता जाएगा। तो ये 75 लाख रुपए बिजनेस के इन्वेंट्री में फंसे रहेंगे। आपने वो 1 करोड़ है गोदाम के लिए, दुकान के लिए अरेंज तो कर लिए, लेकिन इन्वेंट्री के लिए जो 75 लाख रुपए चाहिए वो कहां से लाओगे? वो भी तो मुझे अरेंज करने हैं ना। अच्छा, अब मजे की बात क्या आती है कि मैं अपने कस्टमर को वो चीजें प्रॉफिट लगा के बेच देता हूं। कस्टमर भाईजान कहता है कि भाई मैं आपसे 15 दिन का टाइम लूंगा। वर्ड हम यूज करते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है क्रेडिट पीरियड किसको कहते हैं? उधार पे देना, ठीक है। पीरियड क्या है? क्रेडिट पीरियड क्या है इसमें? क्रेडिट का मकसद है उधार। उधार की डेडलाइन तो आप, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। क्रेडिट पीरियड इज बेसिकली अंदर आपको पे करना है। अली बिल्कुल दुरुस्त। और पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम, और जितने टाइम के बाद, बिलाल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, तो वो टाइम जो हमने कस्टमर को खुद से अलाउ किया है,
उसको हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। अगर कस्टमर को जो हमने टाइम दिया है उस हिसाब से एवरेज 30 लाख रुपए हमारी मार्केट में उधार रहेगी। हम कारोबार में टर्म्स यूज करते हैं 30 लाख रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि आपका रिसीवेबल जीरो कब होगा, एवरेज रिसीवेबल जीरो कब होगा? अली, कस्टमर आपको एक हिसाब क्लियर करेगा तो दूसरा माल आपसे नहीं उठाएगा फिर, क्योंकि एक कस्टमर तो है नहीं, कस्टमर्स तो बहुत हैं। कस्टमर क्या करता रहता है, पुराने माल का पुराना इनवॉइस क्लियर करेगा, इतने में नया माल आपसे ले जाएगा, क्योंकि देखो कारोबार उसका भी तो चल रहा है ना, सामने दुकान उसकी भी तो चल रही है, तो वो भी आपसे पुराने इनवॉइस के पैसे क्लियर करेगा तो नया माल आपसे लेता जाएगा। होता यह है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल कभी भी जीरो नहीं होता, ना तो आपकी इन्वेंट्री कभी जीरो होती है और ना ही आपका रिसीवेबल कभी जीरो होता है। ये जीरो हो सकता है खुदा ना खास्ता जब बिजनेस बंद हो जाएगा, ये खुदा ना खास्ता जब बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, खुदा ना खास्ता तब होगा। लेकिन चलते हुए बिजनेस का ना इन्वेंट्री जीरो होती है, ना रिसीवेबल जीरो होता है। इसी तरीके से बिजनेस को चलता रखने के लिए आपको करंट अकाउंट में कुछ पैसे रखने हैं। बिलफर्स पेमेंट्स को मीट करने के लिए एवरेज 5 लाख रुपए हमें रखने हैं। तो टोटल हमारे करंट एसेट्स में कितना पैसा फंस रहा है? एक करोड़ 10 लाख रुपए, 75 लाख रुपए एवरेज पूरा साल हमारे इन्वेंट्री में फंसेंगे। 30 लाख रुपए एवरेज हमारा कस्टमर फंसाएगा और 5 लाख रुपए एवरेज हमारे बैंक अकाउंट में रहेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि इन पैसों पे बिजनेस क्या कमाएगा? ये जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हम अपने बिजनेस में फंसाए रखते हैं, इससे बिजनेस को क्या मिलेगा? के ऊपर इन्वेंट्री 75 लाख रुपए की इन्वेंट्री रखने का क्या फायदा है? कौन देगा इंटरेस्ट? मेरे गोदाम में 75 लाख रुपए का माल पड़ा हो, इस पे मुझे इंटरेस्ट कौन देगा भाई? कस्टमर को मैं 30 लाख रुपए की उधार देता हूं तो क्या कस्टमर मुझे पेमेंट बढ़ा के करेगा? बैंक के करंट अकाउंट में अगर मेरे 5 लाख रुपए पड़े हों तो कौन सा बैंक मुझे 5 लाख रुपए करंट अकाउंट में इंटरेस्ट देगा? मुझे इस एक मिलेगा क्या? बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। हम ये कह दें कि इस पे हमें कोई दिनों का महीनों का हिसाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करें साहब, बिजनेस चलाने के लिए
जरूरी है। ठीक है, बात आके यहां फंसती है कि बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। सवाल ये आता है कि बिजनेस ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाएगा कहां से। ठीक है, सवाल ये चल रहा है कि बिजनेस ये पैसे कहां से लाएगा। अब हम ये कहें कि जहां कहीं से भी करे, या तो वो इक्विटी से करेगा या तो वो लायबिलिटी से करेगा। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, जिसको हम बिगिनिंग में आइडिया एक ले चुके हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बेसिकली ये सिखा रही है कि पैसों का, वक्त का किराया लगता है भाई। आपने पैसा 1 करोड़ 10 लाख रुपया जहां पे लगाया हुआ है, वहां से आपको वक्त का कोई भी रिटर्न नहीं है। मिसाल, आप में से मुझे कोई ये कह दे कि सर हम इन्वेंट्री खरीदें, उसके बाद महंगी हो सकती है, तो भाई महंगी हो सकती है। एक महीने में कितना फायदा मिलेगा? शायद वो लोग जिन्होंने बड़ा अरसा अपने पास गोल्ड संभाल के रखा, वैल्यू नहीं बढ़ी। और शायद वो लोग जिन्होंने पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर गोल्ड लिया होगा, तो कहां वो 95,000 रुपए तोले से 1,25,000 रुपए, 1,23,000 रुपए तोला पे आ गया है। तो जिन्होंने सालों साल संभाल के रखा उनको कुछ नहीं मिला, जिन्होंने 2.5-3 महीने रखा वो कमा गए। तो ये जो रिटर्न्स होते हैं, मार्केट वैल्यू चेंजेस के जो रिटर्न्स होते हैं, वो रिटर्न्स कभी भी टाइम बेस्ड नहीं होते हैं। अच्छा, अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि बिजनेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने ये पैसे कहीं से लिए हुए हैं। अच्छा, हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? हम ये कैलकुलेट करें कि ऑन एवरेज कस्टमर कितने अरसे के लिए हमारे पैसे फंसाता है। ऑन एवरेज कस्टमर कितने अरसे के लिए हमारे पैसे फंसाता है। अज्यूम मैं आपको ये कहता हूं कि हमारे बिजनेस की 1 साल के अंदर सेल है 3 करोड़ 65 लाख रुपए। ठीक है, हमारे पूरे साल की सेल है 3 करोड़ 65 लाख रुपए। 1 साल में दिन कितने होते हैं? अच्छा, अगर आपकी 1 साल में सेल है 3 करोड़ 65 लाख रुपए और 1 साल में दिन है 365, तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि हमारी तकरीबन डेली सेल कितनी है?
1 लाख। आप ये कह रहे हैं कि हमारी तकरीबन एक दिन की सेल 1 लाख रुपए है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि हमारा जो एवरेज रिसीवेबल बैलेंस है वो 45 लाख रुपए का है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। कितने दिनों की सेल है ये? आपके तकरीबन 45 लाख रुपए कस्टमर्स के पास फंसे हुए हैं और ये फंसे रहते हैं। कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं, फिर मजीद सामान ले जाते हैं, तो ये आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन ऑन एवरेज आपके 45 लाख रुपए मार्केट में फंसे रहते हैं। ये कितने दिनों की सेल के पैसे हैं? करेक्ट, आप ये बता रहे हैं कि ये 45 दिनों के पैसे हैं। अच्छा, अब इसी चीज को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में करता हूं। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हम ये रखते हैं कि हमारे एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। एवरेज आपके रिसीवेबल्स कितने रह रहे हैं? आपने कहा तकरीबन हमारे 45 लाख रुपए मार्केट में फंसे रहते हैं, डिवाइडेड बाय पूरे साल की आपकी सेल कितनी है? 3 करोड़ 65 लाख। मल्टीप्लाई बाय एक साल में दिन कितने? 365 दिन। इसका आंसर देखें आपके पास क्या आ रहा है। Bari, it is not 4.5, it is 45 days. Correct. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है that customers take 45 days from sale to settle their account. हाँ, करेक्ट बिलाल, हम ऐसा कह सकते हैं कि 45 दिन में हमें कस्टमर ऑन एवरेज पेमेंट करता है। से एक बिजनेस है
उसकी सालाना सेल 5 करोड़ है, उसमें से 30% जो सेल्स होती है वो कैश सेल्स हैं। कैश मतलब हाथ के हाथ बिकती हैं। अगर इस बिजनेस का ऑन एवरेज 32 लाख रुपए का रिसीवेबल रहता है, अच्छा अब यहां पे मैं अज्यूम करवा रहा हूं कि एक साल में 360 दिन है। अगर तो आप मुझे बताएं कि हमें तकरीबन कितना टाइम लग जाता है अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने में। फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अगर हमारी पूरे साल की सेल 5 करोड़ है, जिसमें से 30% सेल्स तो कैश की हैं, उसमें उधार का सीन नहीं है। तकरीबन 32 लाख रुपए हमारे कस्टमर्स के ऊपर ड्यू रहते हैं। अगर एक साल में 360 दिन होते हैं, तो आप बताओ कि कंपनी को कितना टाइम लग रहा है पेमेंट कलेक्ट करने में। ओके, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है। पूरे साल की सेल है 50 मिलियन। इसमें से 30% तो कैश है, तो 70% सेल क्रेडिट की होगी। 5 करोड़ का 70% बनेगा 3 करोड़ 50 लाख, 3.5 करोड़। ये हमारी क्रेडिट सेल है। रिसीवेबल के पास पैसा कितना फंसा रहता है, 32 लाख रुपए। और पूरे साल में सेल कितनी है क्रेडिट की, 3.5 करोड़। और एक साल में दिन कितने हैं, 360 दिन। तो आंसर क्या आ रहा है, 33 डेज बारी। ठीक है, राउंडेड अप 33 डेज। ओके, बेसिकली इसका मकसद क्या है, ऑन एवरेज तैंतीस दिनों की सेल का पैसा आउटस्टैंडिंग रहता है। अली 5 करोड़ आपकी पूरे साल की सेल है, लेकिन मैंने ये बताया कि उसमें से 30% जो सेल है वो
कैश पे जो चीज हमसे लेके जा रहा है वो उधारी तो नहीं कर रहा, वो तो एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए भी पैसे नहीं फंसा रहा हमारे। वो तो एक हाथ से चीज ले रहा है, दूसरे हाथ से पैसे दे रहा है। पैसे हमारे वो फंसाएंगे जो उधार पे कर रहे हैं। तो अगर 30% सेल कैश की है तो बाकी 70% क्या होगी? सही है, आप यूं भी कर सकते हैं कि 5 करोड़ का 30%, 1.5 करोड़ सेल कैश की है, माइनस किया इसको 5 करोड़ से, तो 3.5 करोड़ की सेल क्या है? क्रेडिट है। अब कस्टमर के पास कितने पैसे हैं? 32 लाख आउट ऑफ 35 लाख, मल्टीप्लाई बाय 360 डेज, तो हमारा आंसर आ रहा है 32.91 डेज, जिसको हमने राउंड अप किया 33 डेज पे। तो हम ये कह रहे हैं कि करीबन 33 दिनों की सेल का पैसा हमारा कस्टमर के पास फंसा रहता है। अच्छा, अब रेशो को घुमाते हैं। एक कंपनी की सालाना क्रेडिट सेल है 80 मिलियन, यानी 8 करोड़। और इस पे हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 15%। अभी हमारे कस्टमर्स तकरीबन 30 दिन लेते हैं पेमेंट करने में। अगर एक साल में 360 दिन होते हैं तो आप बताओ कि करीबन कस्टमर्स के पास हमारे कितने पैसे फंसे रहते हैं। मैंने सवाल को घुमाया है। पहले सवाल में मैंने रिसीवेबल आपको बता दिया था, दिन आपने मुझे बताए थे। अभी दिन मैंने आपको बता दिए हैं, पैसा आप बताओगे। अगर मेरे 30 दिन के पैसे, सेल के पैसे कस्टमर के पास होते हैं तो करीबन कितना पैसा मेरा कस्टमर के पास रहता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को घुमाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या था? अच्छा, अब फॉर्मूला को हम देखें घुमाएंगे किस तरीके से। एवरेज रिसीवेबल पीरियड इस तरफ है, उस तरफ है, इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अब मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं, रिसीवेबल आपने मुझे बताने हैं। तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे,
क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड divided by 365 days. क्रेडिट सेल्स पूरे साल में आपकी कितनी है? 8 करोड़ 80 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय कस्टमर आपसे कितना टाइम ले रहे हैं? 30 दिन। पूरे साल में दिन कितने हैं? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम 8 करोड़ की सेल को 360 दिनों से डिवाइड करें तो पता चल जाएगा कि हमारी एवरेज डेली सेल कितनी है। 8 करोड़ डिवाइड बाय 360 दिन, करीबन हमारी डेली की सेल 2.25 लाख रुपए है, या 2,22,222 रुपए है। कस्टमर के पास हमारा बैलेंस फंस रहा है 30 दिन का, तो ये बन रहा है 66,66,666। दैट इज इंक्लूडेड फॉर सेल है, सेल है हमारी, तो इसमें मेरा प्रॉफिट पहले से ही शामिल है। अब मैंने कस्टमर को जो सेल की है, कस्टमर ऑन एवरेज मेरे 66,66,666 रुपए फंसा के रखता है, और ये जीरो कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी में सेल दूंगा, मैं बेचूंगा तो फरवरी में पैसे मिल जाएंगे, बाकी 11 महीने भले भले, ऐसा कोई नहीं है। हर कस्टमर आपसे चीज लेता जाएगा, पैसे फंसाता जाएगा। तो ये 66 लाख रुपए पूरा साल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बिजनेसेस करते क्या है? आप लोग मुझे ये बताएं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट का नाम आपने कभी सुना है? अगर और सुना है तो किस बला का नाम है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, एक परफेक्ट जवाब आया कि जब हमारा कैश विड्रॉल हमारी बैंक बैलेंस से ज्यादा हो जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो उसको बैंक ओडी कहते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बेहतरीन है। और कोई बताए व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? हाँ ओके, जो हमने बैंक को पे करना हो। अच्छा, अब ये आपने जो चीज पढ़ी है बैंक रिकंसिलेशन में, रबाब बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। मनी विड्रॉन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, सुनील ठीक है, मैं आता हूं उसके ऊपर। एक्सटेंशन इन क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, गो जीरो एंड बिलो जीरो। ओके, बेहतरीन यासीन, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब एक हमने पढ़ा था बैंक रिकंसिलेशन में कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। एक मैनेजर की तरह से मेहरबानी होती है कि अगर मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा हो लाख रुपए का,
और मैं किसी को चेक निकाल दूं 1.25 लाख का, तो उसूलन तो मैनेजर को पास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैनेजर कहता है कि यार आप तो अच्छे आदमी हैं, चलो मैं पास कर लेता हूं, 25,000 आप मुझे दे देना। दर हकीकत ये कहानी इससे कई गुना बड़ी है। बैंक ओवरड्राफ्ट दर हकीकत क्या होता है कि मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से फ्लोर मिल का बिजनेस है, कॉटन फैक्ट्री का बिजनेस है, दाल मिल का बिजनेस है, या शोरूम्स हैं, गाड़ियों का बिजनेस है। मैं एक बैंक को अप्रोच करता हूं और कहता हूं कि यार देखो मेरा काम बहुत अच्छा है, मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए आप मुझे एक बैंक ओवरड्राफ्ट दे दें। तो क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक मुझे एक लिमिट दे देगा। बिलफर्ज मुझे बैंक ने 5 करोड़ रुपए की लिमिट पास कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, लेकिन मैं बड़े फखर के साथ अपने सप्लायर को चेक इशू करता जाऊंगा। गाड़ी खरीदी, चेक दे दिया, गंदम खरीदी, चेक दे दिया, फुट्टी फसल खरीदी, चेक दे दिया, चना खरीदा, चेक दे दिया। जिस तरह का भी बिजनेस है, आप अपने सप्लायर को बड़े फखर से चेक इशू करते जाएंगे। मजे की बात, आपके बैंक में बैलेंस है नहीं और मैनेजर आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड की तरह एक लिमिट दी हुई है 5 करोड़ रुपए की। बैंक क्या करेगी, उन सप्लायर के चेक पास करती जाएगी, उन सप्लायर्स को पैसे मिलते जाएंगे। लेकिन होगा क्या, बैंक आपसे चार्ज करेगी इंटरेस्ट। तो बैंक आपसे पूरे 5 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी। बिलफर्ज आपने 5 में से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के चेक इशू किए हुए हैं, बाकी आपने खरीदारी की नहीं है, परचेजिंग नहीं की है, तो बैंक आपसे सिर्फ उस 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। एक आध हफ्ते के बाद आप 50 लाख रुपए वापस जमा करवा देते हैं कहीं से लाके, बैंक आपसे 1 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बेसिकली ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये रोटेटिंग होता है, यानी पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए के ऊपर आपने इंटरेस्ट नहीं भरना। सिर्फ वो अमाउंट, वो लिमिट जो आपने एक्सरसाइज की हुई है, जितनी क्रेडिट लिमिट आप एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है, अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है ओवरड्राफ्ट से। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि जितना आपका पैसा बैंक वर्किंग कैपिटल में फंसेगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो हमारे करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, जितना ज्यादा अमाउंट आप इन्वेंट्री में रखेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट आप अपने कस्टमर को देंगे, जितना ज्यादा पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, करंट अकाउंट में रखेंगे, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, यानी इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है,
हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा बटन कंपनी अपने कस्टमर्स को कितना टाइम अलाउ कर रही है, 30 डेज का। लेट्स अज्यूम ये सोच रही है कि हम अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा दें और कस्टमर को 30 की बजाय 40 दिन का टाइम दे दें। अज्यूम ऐसा करने से हमारी 40 लाख रुपए की सेल्स बढ़ जाएंगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करना फाइनेंशियली फीजिबल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जितना भी आप पैसा फंसाते हैं कस्टमर्स के पास, जो पैसा आपका कस्टमर के पास होता है वो पैसा आप कहां से लाते हैं, ओवरड्राफ्ट से। और ओवरड्राफ्ट पे आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है, लिहाजा जितना ज्यादा आप लोन देंगे, जितना ज्यादा आप कस्टमर को पैसा देंगे, उतना ज्यादा आपको ओवरड्राफ्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। अब हम कंपेयर करके देखते हैं। पहले हम कस्टमर को कितना टाइम दे रहे थे, 30 डेज। सेल कितनी थी, 8 करोड़। कस्टमर कितने दिन ले रहा था, 30 दिन आउट ऑफ 360 दिन। इसका आंसर हम निकाल चुके हैं ऊपर, 6.67 मिलियन। इस पे आप इंटरेस्ट बियर करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। तो कस्टमर ने मेरे जो पैसे फंसाए हुए हैं उसमें मैं 8% फाइनेंस कॉस्ट भर रहा हूं। क्या आंसर आ रहा है, 8 करोड़ के 30 दिनों की सेल मेरे बनेंगे रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स के पैसे मैं फाइनेंस करूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट से, जिस पे इंटरेस्ट चल रहा है 8% पर एनम। तो मेरे रिसीवेबल्स की फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, करेक्ट, 5,33,333। राउंड अप कर लेते 30। अगर आप कस्टमर्स
को बढ़ा के, अगर आप कस्टमर्स को बढ़ा के 40 दिन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी सेल 40 लाख रुपए बढ़ जाएगी। या अब आपकी सेल कितनी हो जाएगी? $84 मिलियन। पहले हमारी सेल कितनी थी? 8 मिलियन, सॉरी 80 मिलियन, यानी 8 करोड़। अब 4 मिलियन की सेल बढ़ जाएगी और कस्टमर को आप टाइम कितना देंगे? 30 दिन नहीं बल्कि 40 दिन। तो कस्टमर के पास अब आपका कितना पैसा फंसेगा? $84 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40 दिन डिवाइड बाय 360 दिन। अब आपके फंसेंगे 93,33,333 रुपए। ये आप कहां से लाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट से। और बैंक आपसे चार्ज करेगी 8%। तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 7,40,666 का, यानी 670 का अगर राउंड अप करें तो। इससे क्या होगा? आपकी सालाना फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। अब आप कितनी ज्यादा कॉस्ट भरेंगे? पहले आप बैंक को सूद दे रहे थे पूरे साल में 5,33,330 का। अब आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे 4,46,670 का। तो आपके इस कस्टमर्स की मेहरबानी की वजह से आपके इंटरेस्ट कॉस्ट में कितना इजाफा हो जाएगा? 2,13,340। नुकसान कर दिया ना? लेकिन आपका कस्टमर पे ये हल्का हाथ रखने का, कस्टमर पे ये जेनरसिटी दिखाने का, कस्टमर पे ये मेहरबानी करने का क्या सिला मिला? आप कहेंगे कि भाई कस्टमर पहले हमसे ले रहे थे 8 करोड़ रुपए की चीजें, अब ले रहे हैं 8,40,00,000 रुपए की चीजें। तो हम उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाएंगे। एक्स्ट्रा सेल कितनी है? 4 मिलियन की। और उस पे आप जीपी कितना कमा रहे हो? ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 15%। तो आपकी इस मेहरबानी से आपके प्रॉफिट में कितना इजाफा होगा? कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाएंगे? 40 लाख का 15%, सूखा सूखा 6 लाख। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हो रहा है? ₹6 लाख का प्रॉफिट बढ़ेगा, 2,13,340 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ेगा।
मिलाकर फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली फायदा है। और कितने का? 3,86,660 का। तो आप इसमें बताएंगे that button company should offer this 40 days credit period। ठीक है, बात समझ में आ गई? कस्टमर को जितना ढीला छोड़ेंगे हमारी फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, लेकिन कस्टमर को लचक देने से हमारे प्रॉफिट में भी इजाफा हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देंगे। ओके, लेट्स ट्राई दिस। एक कंपनी है पावर ऑन, इसकी पूरे साल की सेल्स हैं 25 बिलियन यानी 2.5 करोड़। इसमें से 75% सेल्स क्रेडिट पे हैं। हालांकि हमने कस्टमर्स को टाइम अलाउ किया हुआ है 25 दिन का, लेकिन हमारा क्रेडिट कंट्रोल टाइम पे कलेक्शन नहीं कर पा रहा और कस्टमर्स अपनी मनमानी चला रहे हैं, हमें 32 दिन का टाइम ले रहे हैं ऑन एवरेज। तो इनमें से कोई शरीफ लोग होंगे जो 25 दिनों में पेमेंट करते होंगे, कोई 40 दिन लेते होंगे, बट एवरेज हमारे 32 दिनों के पैसे फंस जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को 45 दिन का टाइम अलाउ कर दें। उससे हमें फायदा यह होगा कि हमारी सेल्स में 10% इजाफा हो जाएगा और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 14% है। वर्किंग कैपिटल हम 9% के बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करते हैं और हमारी सेल का 0.5% बैड डेट है। आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कंपनी को क्रेडिट पीरियड 45 दिन पे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? उसके लिए पहले आप मुझे ये बताएंगे कि हमारी करंट फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। डेटा आपके सामने है। आप मुझे ये बताएं कि हमारी करंट फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। ओके, जिन्होंने ट्राई किया है वो उसको देख ले। हमारी अभी सेल्स कितनी है? 25 मिलियन। 25 मिलियन में से 75% क्रेडिट है। $25 मिलियन में से 75% क्रेडिट है, यानी हमारी क्रेडिट सेल्स हैं 18,750,000। और कस्टमर्स पे टाइम ले कितना रहे हैं? 32 दिनों का। क्योंकि इस क्वेश्चन में 360 दिनों की अजम्पशन नहीं लिखी हुई, तो हम अपने कैलेंडर को फॉलो करेंगे जिसमें 365 दिन होते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 32 दिन आउट ऑफ 365 दिन। आपका कस्टमर करीबन 16,43,836 रुपए फंसा रहा है। और ये आप पैसे लाएंगे कहां से? ये आप पैसे लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट से। बैंक ओवरड्राफ्ट आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा? 9%।
यानी आप बैंक को एक साल में 1,47,945 रुपए का इंटरेस्ट भर के दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम कस्टमर्स को टाइम देते हैं 45 दिन का, तो हमारी क्रेडिट सेल क्या हो जाएगी? 10% बढ़ जाएगी। अभी आपकी क्रेडिट सेल कितनी थी? 25 मिलियन का 75%, ये 10% बढ़ जाएगी। यानी अब आपकी सेल हो जाएगी 2,6,25,000। और इसमें से कस्टमर हमसे लेंगे 45 दिन। ठीक है, हमारी जो पुरानी सेल थी उसमें हमने 10% का इजाफा कर दिया, और इस पे हमसे बोलेंगे 45 दिन आउट ऑफ 365 दिन, तो करीबन हमारे 25,42,808 रुपए कस्टमर फंसा के रखेगा। ये पैसे हम लाएंगे कहां से? बैंक ओवरड्राफ्ट से। बैंक हमसे चार्ज करेगा 9%। ये पैसे फंस गए 2,28,853। कितनी इजाफी फाइनेंस कॉस्ट आएगी? ₹80,908। ये 80,907 रुपए की इजाफी कॉस्ट है। अच्छा, लेकिन अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम ये देखेंगे कि अभी हमारे कितने कस्टमर्स इरिकवरेबल हो जाते हैं, बैड डेट हो जाते हैं। हमारी क्रेडिट सेल है 18.75 मिलियन, और बैड डेट्स कितने हैं? 0.5%। 18,750,000 का 0.5% बैड डेट्स हैं। तो अभी हमारे 93,750 डूब रहे हैं सालाना। जब हम ज्यादा सेल करेंगे तो बैड डेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। सेल कितनी हो जाएगी? 20,625,000। इसका आधा फीसद बैड डेट हो जाएगा। 20 मिलियन
625,000। इसका बेड डेट कितना होगा? 0.5% यानी 1,03,125। कितने ज्यादा पैसे डूबेंगे? पहले जब आप कम सेल कर रहे थे तो 93,750 थे, अब डूब रहे हैं 1,03,125 रुपए। बिलाल, कैन यू प्लीज करेक्ट दिस? इट कैन नॉट बी 90,000, 9,000 समथिंग जरूर हो सकता है। ओके, इट इज 9,735। ये हमारे एक्स्ट्रा पैसे डूबेंगे। और इस जेनरस टर्म्स की वजह से हमारी इजाफी सेल कितनी है? 18.75 मिलियन का 10%। इतने से हमारी सेल बढ़ेगी। और हम सेल पे प्रॉफिट कितना कमाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट है 14%। तो प्रॉफिट कितना होगा? आंसर आ रहा है 2,62,500 रुपए। अब हम टोटल करते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट या लॉस? फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा प्लस बेड डेट में इजाफा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा। तो फायदा है 2,62,500 का, नुकसान है 80,907 का, और नुकसान है 9,375 का। नुकसान यकीनन कम है, फायदा यकीनन ज्यादा है। नेट कितना फायदा है? $1,72,218। ये हो जाएगा हमारा नेट बेनिफिट। तो आप इसमें बताएंगे that power on company should increase credit period to 45 days। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले।
ओके, नेक्स्ट सीन क्या है? रिसीवेबल्स के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो हमें सर्विसेज ऑफर करती हैं, इसका नाम होता है फैक्टरिंग कंपनी, जो कि हमें ऑफर करती हैं फैक्टरिंग सर्विसेज। फैक्टरिंग सर्विसेज यानी फैक्टरिंग कंपनी हमें 3 तरह की फैसिलिटीज ऑफर कर सकती हैं। पहला, आउटसोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी कंपनी कस्टमर को खुद ही सिलेक्ट करती है। मिसाल, जब भी कोई कस्टमर हमें अप्लाई करता है कि मैं आपके पास कस्टमर बनना चाहता हूं और आप मुझे उधार पे चीजें दिया करें, तो हमारा क्रेडिट कंट्रोल इस चीज को इवेल्युएट करता है कि क्या हमें किसी कस्टमर को क्रेडिट अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली उस कस्टमर की हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। जिस तरह बैंक में अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करे, बैंक में अगर कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करे, बैंक में अगर कोई लीज के लिए अप्लाई करे, तो क्या बैंक बंदे की शक्ल देख के कर्जा दे देगा कि यार बंदा शक्ल से अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना। बंदे की पोजीशन देखी जाएगी, उसका बिजनेस देखा जाएगा, उसकी जॉब देखी जाएगी, उसका लाइफस्टाइल देखा जाएगा, उसकी बाकी बैंक्स का बैलेंस देखा जाएगा, और फिर अंदाजा लगाया जाएगा कि बंदा कर्जा देने जैसा है या नहीं। तो उसकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है, जो कि वैसे तो आप करते हैं, लेकिन आपकी खिदमत में पेश है फैक्टरिंग कंपनी। ये एक्सपर्ट होती हैं, इनके पास सोर्सेज होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। ये बंदे को गहराई से निकाल के आएंगे कि किस बंदे को कर्जा देना चाहिए, किस बंदे को कर्जा नहीं देना चाहिए। फिर होता है क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट पीरियड का मकसद कि हम कस्टमर को कितना टाइम देते हैं, और क्रेडिट लिमिट का मकसद हम कस्टमर को कितना कर्जा देते हैं। अगर कोई कस्टमर फाइनेंशियली साउंड होता है तो उसको ज्यादा लिमिट दी जाती है। अगर कस्टमर थोड़ा डाउट रिस्की होता है, डाउटफुल होता है, तो उसको कम क्रेडिट लिमिट दी जाती है। कस्टमर को पैसे रिमाइंड करना और उसकी पेमेंट को चेज करना, फॉलो अप लेना, यह भी क्रेडिट कंट्रोल का काम होता है। वैसे काम ये कंपनी का स्टाफ करता है, लेकिन अगेन आपकी पेशे खिदमत है फैक्टरिंग कंपनी, आपके बिहाफ पे ये काम हमारी कंपनी कर सकती है। और अगर कोई कस्टमर बिल्कुल ही जवाब देके बैठा है, भाई के रेफरेंसेस दे रहा है, कोई सियासी पार्टी का बंदा बता रहा है,
तो हम शायद उसको फिर लीगल एक्शन में लेके आएंगे। वैसे ये काम आपकी कंपनी करती है, लेकिन बेटर कॉल सॉल्व, टेंशन नहीं लेने का। फैक्टरिंग कंपनी बैठी है, हम आपके बिहाफ पे ये काम करेंगे। यकीनन मुफ्त में नहीं करेगी, ये हमसे इसकी फीस चार्ज करेगी। दूसरा, ये कंपनी हमें एडवांस में लोन भी दे सकती है। जिस तरह आप वैसे कर्जा लेते हैं बैंक से ओवरड्राफ्ट, उसकी जगह पे ये कंपनी आपको रिसीवेबल्स गिरवी करके एडवांस दे देगी। तो जैसे आप वहां पे इंटरेस्ट बियर करते थे, तो आप हमसे भी कर्जा ले सकते हैं। तीसरा, ये आपको इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योरेंस अगेंस्ट बैड डेट्स। इस फैसिलिटी को नाम दिया जाता है नॉन रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। इसका मकसद क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर हमें पैसे नहीं देता, अगर किसी कस्टमर से हम पैसे रिकवर नहीं कर सकते, अगर कोई कस्टमर पैसे खा के भाग, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बैड डेट का नुकसान हमारा होगा। जरूरी नहीं है कि आप तीनों सर्विसेज लें, लेकिन फैक्टरिंग कंपनी आपको ये 3 ऑप्शंस देती है। हमें देखना है क्या हमें फैक्टरिंग कंपनी को एंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, सुनील, बस ये लास्ट पार्ट है फैक्टरिंग वाला, जो कि मैंने असाइनमेंट में दे दिया है ना, बिकॉज आई वाज कंसिडरिंग कि अभी एक और लेक्चर हमारे पास है, तो हम बड़ा कंफर्टेबली इसको कवर कर जाएंगे। और क्वेश्चन बड़ा टफ लेवल का नहीं रखा, बिल्कुल मुनासिब लेवल का रखा है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपसे वो मिड वाला एरिया हो जाएगा। ओके, ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी एक साल की सेल 120 मिलियन यानी 12 करोड़ रुपए है, और हम जो टाइम अलाउ करते हैं वो 30 दिन का है। लेकिन हमारा क्रेडिट कंट्रोल पुअर होने की वजह से कस्टमर हमारे 45 दिन के पैसे रोक के बैठा होता है। अभी जो वर्किंग कैपिटल हम फाइनेंस करते हैं वो 11% बैंक ओवरड्राफ्ट से कर रहे हैं। उसके अलावा 0.25% हमारे सेल्स का बैड डेट भी हो जाते हैं, कस्टमर पैसे खा जाते हैं। हम हालत देखते हैं विदाउट फैक्टर। विदाउट फैक्टरिंग हमारी फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल
और कस्टमर कितने टाइम तक पैसे रख रहे हैं? 45 दिनों तक। तो 120 मिलियन अगर 365 दिनों की सेल है तो 45 दिनों की सेल कितनी होगी? और आप ये पैसे लाएंगे कहां से? बैंक ओवरड्राफ्ट से, जिस पे बैंक आपसे कितना पैसा चार्ज करेगा? 11%। तो फैक्टरिंग के बिना आपकी सालाना बैंक ओवरड्राफ्ट की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? ठीक है बारी। सो इट इज 1,627,400 कर देते राउंड अप करके। ओके, तो करंट हमारी फाइनेंस कॉस्ट ये है। उसके अलावा बेड डेट्स कितने हैं? सेल का 0.25%। ₹3,00,000 हमारी बेड डेट्स की कॉस्ट है। तीसरा, हम क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट चला रहे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है साल में? 3.5 लाख। ठीक है, ये वो कॉस्ट्स हैं जो फैक्टरिंग के बगैर आप बियर कर रहे हैं। 16,27,400 की इंटरेस्ट कॉस्ट है। 3 लाख रुपए के बेड डेट्स है जो कि पैसे आपके डूब रहे हैं, और 3.5 लाख रुपए आप क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को पाल रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं विथ फैक्टरिंग। अगर हम फैक्टरिंग को एंगेज करते हैं तो हमारे एवरेज रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे? सेल तो वही है, और ये रिसीवेबल्स को अपनी औकात पे लेके आएगा 30 दिनों में पैसे रिकवर करवा देगा। करीबन हमारे 9,863,000। ये पैसे हमारे फंसे रहेंगे कस्टमर्स के पास। इसमें से कितना फीसद पैसे आपको फैक्टरिंग कंपनी एडवांस करेगी? 70%। कितने परसेंटेज पे? 9% पे।
तो जितना भी पैसा आपका कस्टमर्स के पास होगा उसका 70% आपको देगा फैक्टरिंग कंपनी। कितने परसेंट पे? 9% पे। तो इन रिसीवेबल्स का 70%, 9% पे। इससे हमारी फाइनेंस कॉस्ट आएगी 6,21,370 रुपए। बाकी जो पैसे आपको फैक्टरिंग कंपनी नहीं देगी वो आप कहां से लेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट से। और बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना है? 11%। तो 30% आप पैसे लेंगे 11% पे, 3,25,480। ये बन जाएगी आपकी फाइनेंस कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करें, कितना बन रहा है? $946,850। पहले देखें आपकी फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ रही थी? 16,27,400 रुपए। और यहां पे आपकी फाइनेंस कॉस्ट 9,46,850 रुपए आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आपके बेड डेट्स कितने होंगे? इसने कहा है बेड डेट्स विल बी रिड्यूस्ड टू 0.1% ऑफ सेल्स। तो हमारे सेल्स का 0.1%। 1,20,000 रुपए के बेड डेट आ जाएंगे। पहले बेड डेट से 3 लाख के, इसकी वजह से बेड डेट्स आ जाएंगे 1,20,000 के। और आपसे फी कितनी चार्ज करेंगे? ये 6 लाख रुपए। तो आपने देखा कि अगर हम फैक्टरिंग कंपनी को एंगेज नहीं करते तो हमारे क्या क्या खर्चे हैं, और अगर हम फैक्टरिंग कंपनी को एंगेज करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी। टोटल करें विदाउट फैक्टरिंग को। अगर हम फैक्टरिंग नहीं करवाते तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है एक साल में? ठीक है, 22,77,400। और अगर हम फैक्टरिंग कंपनी को एंगेज करते हैं तो यहां से पकड़ना, ये ऑलरेडी एडेड है। इन तीनों को प्लस करें सिर्फ। अगर हम फैक्टरिंग करवाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाती है?
16,68,850. 16,66,000. 850. अब आप देखें नेट सेविंग या नेट लॉस कितना है। फैक्टरिंग के बगैर हमारा खर्चा है 22,77,400 और अभी है 16,66,850। यकीनन फैक्टरिंग में खर्चा कम है। कितना फायदा है? $6,10,550। तो आप इसमें मशवरा दे देंगे। ठीक है, वी आर डन विद दिस।